हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट, जो कि रिलेटेड होगा केमिकल बॉन्डिंग। जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसमें बेसिकली हमने जो बॉन्डिंग्स देखी हैं, आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, क्वेश्चंस को खुद भी करने की कोशिश कीजिए। और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको ध्यान से देखते हुए चलिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और साथ के साथ आप अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर सकते हैं, और साथ के साथ आप अगर कोई और भी पढ़ने वाला है तो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने पढ़ा उसके अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट कम से कम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो एटम है उनका कॉम्बिनेशन किस वजह से होता है, यानी कि वो आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। तो पहला है आपके पास एक्वायर स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग इन द एनर्जी। सेकेंड है आपके पास एक्वायर स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग डिक्रीज इन द एनर्जी। सी है एक्वायर हाई एनर्जी स्टेट। एंड डी है आपके पास एक्वायर इन स्टेबिलिटी। तो हमें बताना है कि भाई आखिर एटम्स जो हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन कौन सा हो सकता है। सिंपल सी बात है यार, एटम जो है वो अपने आप को क्या करेंगे, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। और कब करते हैं, जबकि उनकी इंक्रीज हो डिक्रीज हो एनर्जी, है ना। एनर्जी को वो पोटेंशियल जो उनकी एनर्जी है उसको मिनिमम रखना चाहेंगे। ओके, और इसके कारण से वो अपने आप को क्या करेंगे, स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जब एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसमें भी जो है एक आपका लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले जो हैं वो कम ऊर्जा वाले जो हैं ऑर्बिटल बनते हैं, और हायर पोटेंशियल वाले उच्च ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, अपनी एनर्जी जो है उसको डिक्रीज करके, उसको कम करके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ वोल्टिक सेल द रिएक्शन अकर्स एट एनोड इज। तो कोई भी जो वोल्टिक सेल होता है आपके पास, जिसमें कि बेसिकली अभी हम रेडॉक्स जो रिएक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम ये चीज़ें देखेंगे दोस्तों। लेकिन आपको बस इतनी सी बात पता होनी जरूरी है, और ये बहुत कॉमन बात है कि जो एनोड होता है दोस्तों उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है। इतनी सी बात याद रखनी है। तो यहाँ पर बात हो रही है रिएक्शन अकर एट एनोड, तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बात याद रख लेना। ठीक है, तो जनरली आपके पास जिंक और कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स इसमें होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होती है। आपके पास जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होता है सारा का सारा आपके एनोड पर। और कैथोड पर आपके पास जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कॉपर धातु बनाता है, और ये सारा का सारा होता है कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी रेडॉक्स रिएक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयनिक कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंस बॉन्ड। तो हमको बताना है कि जो ये कंपाउंड्स हैं इनमें से कौन ऐसा है जो कि आयनिक कोवैलेंट, और जिसमें कि तीनों प्रकार के बॉन्ड हैं, आयनिक भी है, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर NaCN है, NaCl है, NaNC है, और NaOH है। तो कौन सा होगा इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला होता है NaNC, इसके अंदर आपको एक चीज़ खास बात लगी होगी। ये तो 2 पोल तो है ही इसके अंदर, पॉजिटिव Na पॉजिटिव वाला और NC नेगेटिव वाला, लेकिन उसके अलावा भी जो N और C होता है उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है उसमें आपने देखा होगा कि एक जो है बॉन्ड इस प्रकार से कोऑर्डिनेट वाला बनता है, जिसमें कि 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्ट डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आप जानते हैं उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ए है और बी है, तो ए अगर एक जोड़ी जैसा इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसको डायरेक्ट डोनेट कर देता है, तो उस प्रकार का जो बॉन्ड है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, और उसको इसको तीर के निशान से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का NaNC के अंदर देखा जाता है। तीनों प्रकार के इसके अंदर बॉन्डिंग देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल इन दियर कंपाउंड्स shows
तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कौन से होते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक्स जो मेटल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तो वो उनके कंपाउंड्स में क्या शो करते हैं, पहला है आयनिक बॉन्ड्स, सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड्स, तीसरा है मेटेलिक बॉन्ड्स और चौथा है आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो आपने जो, अब हम जब डी ब्लॉक अलग से पढ़ेंगे तब आप ये चीज़ देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं, ये आपके जो आयनिक और कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बनाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, जब हाइड्रोजन का जो एटम है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या क्या हो सकता है उसमें। पहला देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड के यानी कि काइनेटिक जो उसकी एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, के ई। सेकेंड है आपके पास तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। थर्ड है आपके पास पोटेंशियल, बोथ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज होगी और बोथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया है और वैसे भी आप जानते हैं कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो कोई मॉलिक्यूल जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी सॉरी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। समझ गए, क्योंकि जो लोअर एनर्जी वाला जो होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन जैसे हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है जब वो एनर्जी को लेके ऊपर कूदेगा तो उस टाइम पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। तो इसीलिए समझ लो नीचे से ऊपर जाने पर वो इंक्रीज हो गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ गई। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है उसकी कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने बात की थी माइनस की 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा था। अगर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो एन जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, एन की वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो उस स्थिति में फर्स्ट वाला जो होगा उसकी तो 13 पॉइंट माइनस के 13.6 ही होगी, और जब हम इसमें सेकंड वाले में बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, है ना। जब हम इसको सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने पर और ज़्यादा कम होगी, जबकि ऑर्बिटल एन में जो है वृद्धि होने पर काइनेटिक जो एनर्जी है उसका मान डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल इनएक्टिव बट रमन एक्टिव। तो यहाँ पर ही दोस्तों ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। ये हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो है चैप्टर पढ़ेंगे, कोमेटो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे बेसिकली ऑर्गेनिक के अंदर, तब हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल, ये हमारा द्विपरमाणुक है, लेकिन IR में इसके अंदर पीक नहीं बनते हैं, लेकिन ये रमन एक्टिव होते हैं। तो ये रमन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपका और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देख लीजिए फिलहाल इतना काफ़ी है। फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हाइड्रोजन के एटम के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल लाइमन सीरीज इज ओब्टेन। तो ये बिल्कुल ठीक है। हमने देखा है हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो पहली जो सीरीज़ बनती है वो कौन सी बनती है, लाइमन सीरीज़ बनती है। फिर सेकंड है आपके पास स्टेटमेंट, द वेवलेंथ इज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो क्या हमने देखा था ये अलग अलग जो हमारी जो लाइंस थी वो अलग अलग आपके रेंज में पड़ती थी। तो जो लाइमन सीरीज थी वो किस में पड़ती थी, ऑब्वियसली जो वो पड़ती थी आपके अल्ट्रा वायलेट रीजन में। उसके बाद बाल्मर थी जो विजिबल में पड़ती थी, उसको आप ब्रैकेट पास्टन ये सब IR रीजन में पड़ती थी। तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच किया गया है। पहला है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SE। फिर सेकेंड है आपके पास 3 सेंटर बॉन्ड B2S6। फिर आपके पास है पाइप बॉन्डिंग, वो GeH4 में है, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग BF3 के अंदर है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास 3 सेंटर बॉन्ड B2H6 के अंदर होता है। तो हम इस डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो हमें पूरी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को समझना
ज़रूरी है B2H6 के, और तभी हमें पता चलेगा कि ये 3 सेंटर बॉन्ड क्या चीज़ हुई। इस प्रकार का ये बॉन्ड जो स्ट्रक्चर कुछ बनाता है B2H6, तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर को, कुछ इस प्रकार से आपका डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप कि जो बोरोन है उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपने देखा है कि उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक इससे बना दिया। लेकिन ये चौथा बॉन्ड कैसे बन रहा है? ऐसे ही यहाँ पर ये जो बोरोन है ये 3 ऑलरेडी इसने बना दिया है, लेकिन ये चौथा बॉन्ड कैसे बन रहा है? तो उस स्थिति में ये 2 हाइड्रोजन किस प्रकार से इससे जुड़ रहे हैं, यही इसमें सारा का सारा खेल है, ठीक है। ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ये वाले जो बॉन्ड है इसको ये वाले जो H हाइड्रोजन हैं ये वाले, इनको टर्मिनल हाइड्रोजन इसके अंदर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन हैं ये सारे एक प्लेन के अंदर होते हैं, जबकि ये वाले 2 हैं ये अलग प्लेन के अंदर होते हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरे प्लेन के अंदर है, इसीलिए ये अलग से इस प्रकार से दिखा रखे हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से स्टडी करेंगे तब जाके हमें पूरा का पूरा आइडिया आएगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ये आपके B2 का मॉलिक्यूल देखिए ध्यान से, इसका ये बोरोन है, ये बोरोन है। यहाँ पर जो है आपके जो ये 2 हाइड्रोजन इधर से लगे हैं, तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 122 डिग्री का होता है, और जो अंदर के जो ये हैं इनके 97 डिग्री का होता है। आपका अगर हम इसकी बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो ये 119 पिकोमीटर की ये वाली बॉन्ड लेंथ है, और ये अंदर वाली जो B और H के बीच की 133 पिकोमीटर की है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो B है वो कैसा है, sp2 है ना, sp3 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बोरोन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 होगा। इसी प्रकार से ये भी क्या होगा, sp3 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूँकि यही हमें मेन समझने की बात है कि आखिर क्या कारण हो सकता है इसका, कि जो बोरोन है यहाँ पर वो sp2 नहीं बना रहा है जबकि sp3 बना रहा है, जबकि उसकी तो वैलेंसी ही 3 है टोटल, और ये हाइड्रोजन के एटम इससे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें पूरी थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं पहले। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम दैट ऑफ 2 बोरोन एटम कमिंग ऑन द सेम प्लेन। तो जो अभी हमने बात की कि जो 2 बोरोन एटम हैं वो तो एक जैसा प्लेन में होंगे, है ना, जो अभी साइड वाले थे। इन बिटवीन दीज प्लेन्स देयर आर said to be 2 dividing atoms of hydrogen. The boron atom is known to be sp3 hybridized and has 4 hybrid orbitals. Between the 2 boron atoms, hydrogen atom behave as bridge atom. It is called electron deficient bond या 2e3c bond. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इस प्रकार से होता है। एक जो है हाइड्रोजन उस 1s में जाएगा, बोरॉन जो है वो 5 होते हैं, उसके अंदर कितना होता है 1s2, फिर 2s2 और 2p1, यही होता है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में जाने पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, तो इसके पास टोटल जो है ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रकार से हो गए, और इसके जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक वैकेंट ऑर्बिटल है ये आपस में हाइब्रिडाइज होकर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हालांकि ये वाला जो है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इस स्टिल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, बोरोन का ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बी का जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे कुछ, और हाइड्रोजन एक एक जो है हाइड्रोजन उनके ऊपर लग गया है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बोरोन के जो 3 हाइड्रोजन थे वो लग गए, ठीक है। ये इस प्रकार से तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है ना। ये जो है ये खाली है, ये वाला खाली है। अब दूसरे वाले बोरोन के अंदर देखिए इसके अंदर भी एक है, एक आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो सॉरी एक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इधर जो ये वाला दिखा रखा है इसमें भी एक है, अगेन ये वैकेंट है ना। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो ये एक एक है जिनमें उसमें हाइड्रोजन का एक एक आएगा, तो ये आपका पेयरिंग कर लेंगे तो फटाफट से ये बॉन्ड बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब यहाँ पर देखिए जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है,
और इस वाले हाइड्रोजन पे तो हमारे पास कितने हैं, एक है, ठीक है। और ये जो बैकेंट ऑर्बिटल है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, ये न केवल इस वाले के लिए इस वाले बैकेंट ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन से भरेगा, बल्कि इसको भी भरेगा। समझ गए आप? तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन जो ये बैकेंट वाला है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ब्रिज का काम करेगा इन दोनों के बीच में। यानी कि ये 3 सेंटर बन गए यहाँ पर टोटल, 1 2 3, टोटल यहाँ पर ये 3 सेंटर बन गए इस प्रकार से। समझ गए? और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 2 3 सेंटर बन गए और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इसी को कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन डाइबोरेन। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है कुछ इस प्रकार से ये बॉन्ड बनेंगे दोस्तों। पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्रकार से डिलोकलाइज होगा। तो ये आपका बनाना बॉन्ड कहलाता है। याद रखना ये चीज़ कि जो ये इस प्रकार से बनेगा ये बनाना बॉन्ड होगा ऊपर नीचे, और ये B2H6 में बनता है। ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों कि ये 3C2E जो बॉन्ड जो आएगा इसमें दिखाएगा वो यही है। समझ गए? तो अब आप देख लेंगे जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को कि जो BE है उसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर ये इस प्रकार से दिखा रखा है। तो ये क्या है? बनाना बॉन्ड है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है बीच का वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इस कारण से ये दोस्तों इस प्रकार से शो हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि बनाना बॉन्ड इसमें किस प्रकार से काम करता है, और ये जो 3C और 2E बॉन्ड सिस्टम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। यानी कि यहाँ पर 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बीच में है। इसी प्रकार ऊपर 3 सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली बीच में है। और यहाँ पर चूंकि इस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर ना, क्योंकि ऑर्बिटल तो खाली है। ये वाला जो ऑर्बिटल इधर दिखा रखा था यहाँ पर नीचे वो खाली थे। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस एटम भी कहलाता है। तो याद रखना इसके 2 नाम है, 3C2E बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, ठीक है। अब आगे भी इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाना कि ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी इन AI, AgI, AgVr, AgCl एंड AgF इज। तो यहाँ पर हमको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कोवैलेंसी का। समझ गए? तो कोवैलेंसी दोस्तों हमेशा जो है किस ऑर्डर में बढ़ती है? डिक्रीज विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि फ्लोरीन जो है वो टाइटली हेल्ड करके रखेगा, तो उसकी जो कोवैलेंसी वो सबसे कम होगी। फिर क्लोरीन की उससे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, और आयोडीन की सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड इज गिवन बाई। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए जो है वो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। और वो फॉर्मूला है आपके पास 1.6, ये वाला फॉर्मूला 1.16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। जहाँ पर बेसिकली XA और जो XB है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ए और बी एटम के बीच में। 2 एटम है ए और बी, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वही आपका ये XA माइनस XB करके दिखाया गया। तो ये ही आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए है, AB बॉन्ड के लिए। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएगा, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ BF बॉन्ड इन BF3 मॉलिक्यूल इज। तो जो BF3 मॉलिक्यूल है उसके अंदर बेसिकली हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके लिए हमें जो है आयनिक जो कैरेक्टर है वो लगभग थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे कि आपका जो फ्लोरीन है दोस्तों उसका 3.98 होता है। 3.98 को हम ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। और जो बोरोन है उसका 2.4 होता है, तो ऑलमोस्ट हम इसको 2 लिख सकते हैं। तो रख दीजिए फॉर्मूले में 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। तो X जो F है वो उसका 4 है, और B यानी कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका 2 है, यानी कि बोरोन का।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर रख दी, जब फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो 16 2 - 4 प्लस 3.5 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 32 प्लस 14 और 46% आपका आयनिक करेक्टर इसका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन इन्वॉल्व पाई बॉन्डिंग। तो इसमें से पाई बॉन्डिंग किस में इन्वॉल्व है, देखिए पहला स्ट्रक्चर है CH3 का होल थ्राइस N, दूसरा SiF6 2 नेगेटिव, तीसरा है NH3 और चौथा है आपका नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा इसमें जिसके अंदर पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सिलिकॉन है, ये वाला देखिए सेकंड वाला सिलिकॉन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन 14 होता है तो 4 ही वैलेंसी है उसकी। अब 2 उस पर जो है नेगेटिव चार्ज जो हैं वो आ गए हैं, तो इस कारण से 6 हो गया। हाँ, और वो 6 बॉन्ड F6 के साथ बनाएगा। तो इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि चारों ही इसमें इस प्रकार के आइटम, जैसे SiF6 को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर ये 6 जो हैं वो कुछ इस प्रकार से अलग अलग 6 हो जाएंगे। तो इसमें पाई बॉन्डिंग तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, हालांकि इन्होंने इसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग तो नहीं है, सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए ये नन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो हेलोजन। स्यूडो हेलोजन कौन कहलाता है? तो ICI है, KI3 है, CN का होल ट्वाइस है और I2 है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन है सही वो C है। साइनाइड 2 जो है वो स्यूडो हेलोजन कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग हेलोजन की तरह ही प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन इन्वॉल्व 2 कोऑर्डिनेट्स और 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 कोऑर्डिनेट्स और 3 कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर फाइंड किए जाते हैं। तो इसके लिए तो सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूलर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम इसका आसानी से पता कर सकते हैं। तो अगर हम इन चारों का स्ट्रक्चर देखें तो PF5 का तो हमें पता है कि कल भी हमने ये PCl5 का बनाया था। तो जैसे PCl5 होता है वैसे PF5 होगा, जिसमें कि 3 बॉन्ड जो है वो सामने से इस प्रकार से होंगे कि उनको हम कहेंगे क्या, इक्वाटोरियल बॉन्ड, और ऊपर नीचे जो है 2 बॉन्ड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। तो उसमें तो पाँचों ही कोवेलेंट है तो नहीं है। फिर आपके पास जो BeCO5 है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा ये एक किसमें आता है स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो ये CO हैं ये 5 लिगेंड है। तो 5 लिगेंड जो है वो डायरेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से फ्लोरीन को भर रहे होंगे। तो ये भी, इसमें भी मुझे कहीं भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो दिख नहीं रहे हैं। फिर IC इंडियम Cl5 2 नेगेटिव, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 तो आपको कोऑर्डिनेट सिंपल बॉन्ड मिलेंगे कोवेलेंट, और 2 आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका होता है दोस्तों, जिसके अंदर आपको ये इस प्रकार से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 3 आपके कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देंगे। तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी SnCl5 में 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक ही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो अगेन हम वही बात पर आ गए, जो मैंने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपको समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि डाइबोरेन की खास बात क्या है कि 3 जो हैं आपका सेंटर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, यानी कि 3C एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने बताया था होता है, और ये जो ऊपर नीचे का ये बॉन्ड होता है इनको बनाना बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस एंड इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो अगेन देखो वही क्वेश्चन निकल के आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस और साथ के साथ 3C2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये आपका B2H6 यानी कि डाइबोरेन के अंदर पाया जाता है। और डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में इस प्रकार से ये आपको देखा जा सकता है। मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाले जो ये हाइड्रोजन होता है इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन 3 जो सेंटर के ऊपर शेयर होते हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डेफिशिएंसी है, क्योंकि एक जो ऑर्बिटल है इसकी तरफ का
और इसकी तरफ का वो खाली पड़ा हुआ, तो वो ऑर्बिटल कम खाली है, तो इस वजह से क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर sp3 है ना, sp3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल एक है वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के। सेकंड है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज एस कैरेक्टर। एंड तीसरा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द बॉन्ड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, कह रहा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी टू इट्स बॉन्ड लेंथ। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है यानी कि बॉन्ड एनर्जी को ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है और बॉन्ड लेंथ, उसमें जो है वो कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर का कब इंक्रीज होता है, जबकि आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिक्रीज होती है ना। आपने देखा होगा कि एसपी के अंदर 50% एस कैरेक्टर होता है, फिर जैसे ही हम sp2 में जाते हैं तो वो 33% के आसपास हो जाता है, फिर sp3 में जाने पर वो और कम हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपके पास सेकंड सही है। और थर्ड वाला देखिए, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी दो एटम है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अच्छा, मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ये इसको टाइटली हेल्ड करेगा, पकड़ के रखेगा। तो इस वजह से जो है वो बॉन्ड जो है मजबूत ही रहेगी, है ना, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए जो है थर्ड भी सही हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन द कोवेलेंट इन द कंपाउंड BeCl2 PF3 IF5 CaF2 रिस्पेक्टिवली आर। तो अगर हम इसमें देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास हमको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर BeCl2 के बारे में तो हमने कई बार जो है स्ट्रक्चर इसका बना दिया है, और आपको दिखता होगा कि इसमें दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं। BeCl2 के स्ट्रक्चर में आपको दोनों बॉन्ड कैसे दिखे, कोवेलेंट बॉन्ड थे, सिंपल। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है फर्स्ट वाला, ये श्योर है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ए और 3 में जो है दिखा रखा फर्स्ट में, तो इन दोनों में से ही एक हो सकता है, ए और सी में। फिर दूसरे वाले में देखिए PF3। तो PF3 में जो है कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, P फास्फोरस, इसके 3 जो है F, F और F, ये होगा 5 होता है ना बैलेंसिंग, तो 2 इसमें लोन पेयर हो जाएंगे। तो आपको कहीं पर भी इसमें लग रहा है कि आयनिक करेक्टर है, नहीं है, इसका मतलब ये भी कोवेलेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। तीसरा वाला IF5, तो इसका भी आई जो पाँचों एफ फ्लोरीन है वो सीधे सीधे दिखाए जाएंगे, और एक आपका बॉन्ड लोन पेयर दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर CaF2 ही एकमात्र जो है आयनिक करेक्टर शो करेगा, क्योंकि Ca जो है वो 2 पॉजिटिव में टूटेगा और 2F नेगेटिव, इस प्रकार से ये टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूल MX3 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट विच सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल विल बी यूज्ड बाय M। तो यहाँ पर MX3 के अंदर जो है वो डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब एटॉमिक नंबर वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 21 है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, जीरो डाइपोल मोमेंट है और विच सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल विल बी यूज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 21। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसमें, अगर हम बात करें जीरो डाइपोल में मोमेंट की MX3 टाइप के, तो MX3 यानी कि अगर एक एक्स कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ दूसरा एक्स इस प्रकार से होगा और तीसरा ऊपर होगा, है ना। दोबारा से बनाते हैं, कैसा होगा स्ट्रक्चर, ये M होगा इस तरीके से, ये X होगा, ये X होगा और ये भी X होगा, है ना।
ये एक्स होगा, तभी तो जो है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये इस तरीके से होगा, ये नीचे होगा, ये होगा, तीनों आपस में कैंसिल करेंगे तभी तो जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। अब देखिए जब इस प्रकार का हो रहा है तो एक एक दो तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तीन बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा sp2, तो m क्या होगा sp2 होगा, तो वही पूछ रहा हो कि m क्या होगा। तो यहाँ पर sp2 सी में है तो sp2 ही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI इज। तो डाइपोल मोमेंट आपका किस में डिक्रीज होगा भाई, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद जो उससे कम होगा उसका उससे कम, उससे कम, तो सीधे सीधे बात है कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि HF का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके अंदर है, Al2CS3C6, सेकेंड है आपके पास CCl4, तीसरा है CO और चौथा है N2O। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो ऑप्शन ए है, जो Al2CS36 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बना के देखें तो आपको पता लग जाएगा, ये Al है और ये Al है। दोबारा से बनाते हैं कुछ ये Al इस प्रकार से होगा और ये Al इस प्रकार से हो गया। छः जो हैं वो CH3 हैं, तो इस प्रकार से ये लगते हैं CH3, फिर CH3 ये हो गया, फिर CH3 यहाँ जुड़ेगा, फिर CH3 यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे पास जो है वो चार हो गए हैं। अब जो दो हैं वो कैसे लगेंगे, एक ये C होगा, इसके ऊपर यहाँ पर CH3 होगा, और एक ये यहाँ पर जो है वो CH3 जुड़ेगा। तो अगेन जो है ये बीच वाले जो बॉन्ड हैं दोस्तों ये किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो जैसे हमने अभी इससे पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर B2S6 के अंदर देखा था, उसी प्रकार से ये जो है इसके अंदर भी वैकेंट ऑर्बिटल के माध्यम से जुड़ेंगे। और ये बीच वाले जो क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो CH3 तो ये हो गया और इसके अंदर ये हो गया, तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 हो गई, तो ये इसको इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का होता है, और इसके कारण से जो ये स्ट्रक्चर है इसमें क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ये तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी sp3 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केवल तीन ही जो है रहेंगे, चौथा वाला जो है ऑर्बिटल बिल्कुल खाली रहेगा। इस कारण से ये अगेन ब्रिज का काम करेंगे दोनों में। ठीक है, ये भी और ये भी। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर है बीच वाला, उसके अंदर बीच वाला जो आपके CH3 होंगे उसमें उसके जो ऑर्बिटल होंगे वो, यानी कि जो एल्युमिनियम का जो चौथा ऑर्बिटल होगा वो खाली रहेगा, तो उस कारण से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, तो आप बाकी आप इन इसका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट इन अनकम्प्लीटेड है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल हमने बनाया था उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसका स्ट्रक्चर आप ढंग से एक बार बना कर ज़रूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्थोरोम्बिक एसिड द ट्राइएंगुलर BO3 नेगेटिव यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर। तो एक ऑर्थोरोम्बिक एसिड में, ऑर्थोरोम्बिक एसिड से कहने का मतलब इसका, जैसे कि अगर हम इसके BO3 नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक जो एक एसिड है वो क्या हो सकता है, H3BO3 है ना, ये एक ऑर्थोरोम्बिक एसिड हो सकता है। और वो कह रहा है कि ट्राइएंगुलर BO3 नेगेटिव यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर। तो इसमें जो ये BO3 नेगेटिव यूनिट्स हैं वो किस प्रकार से बॉन्डेड हैं एक दूसरे से, तो ये हाइड्रोजन जो बॉन्डेड है उससे बॉन्डेड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें, देखिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, BOO है ना, BO3 हो गया, तो कुछ इस प्रकार से ये अगर हम पूरे एसिड की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, तीन साइड से इसमें एच होंगे, है ना। अब अगर हम इसका जो है, अगर हम इसमें से हाइड्रोजन 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 तीन हाइड्रोजन निकाल दें तो ये BO क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और इस कारण से दोस्तों ये जो OH बॉन्ड है ये टूट जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बॉन्डेड एक दूसरे के साथ ये होंगे किसके साथ माध्यम से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो फ्लोरीन वाला है, चूँकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके अंदर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये ऑब्वियस है, इसमें कोई भी शक किसी को नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड करेक्ट द आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको लाफिंग गैस तो पता ही होगा कौन क्या कहलाती है, आपका N2O लाफिंग गैस हो गई। और उसके बाद आपको बेकिंग जो पाउडर है वो पता होगा कि NaHCO3 होता है। अब हमारे पास फॉस्जिन गैस और लूनर कास्टिक। तो फॉस्जिन गैस क्या होती है, CO जो Cl2 है वो फॉस्जिन गैस हो जाती है, तो बचा क्या, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यही आपका लूनार कॉस्टिक कहलाता है। तो यही आपका सही मैच था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी जो है राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगेन वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द B2H6। तो ये डाइबोरोन के स्ट्रक्चर के अंदर बता रहा है कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर के अंदर, एक तो ये नीचे हो गया सिस्टम, ये वाला ऊपर वाला, और एक ही नीचे वाला। तो टोटल 2 सिस्टम हमारे पास कैसे हैं, 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, 3 सेंटर, सॉरी। तो 3 सेंटर कौन कौन से, 1 2 3 सेंटर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। समझ गए। और नॉर्मली अगर हम किसी 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड शेयर करें तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर बात करें, अगर हम इसके, अगर ये A है और ये B है और ये भी B है, तो कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए यहाँ पर, दो 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 और दो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए ये दो आपके पास 3 सेंटर 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसके अंदर पाए जाएंगे। और कितने होंगे, 2 होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और इनको बनाना बॉन्ड्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन इन ऑर्थोरोम्बिक एसिड H3BO3 द ट्रायंगुलर BO3 यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रो। तो ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो H3BO3 है उसमें से अगर हम ट्रायंगुलर BO3 यूनिट्स को देखें तो वो किससे आपस में यूनिट्स जो है बंधी होती हैं। तो अगर हम इसमें से H3 निकाल देती हैं तो ये BO3 3 नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपस में जो है OH बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं इकाइयाँ। तो वो क्या है, OH बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमंग बी टू पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव द आयन विद मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर। तो फ्रेंड्स ये बात हमेशा याद रखना कि जो पोलराइजेशन पावर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है कि कितना चार्ज है, और दूसरा डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है आयन का। तो चार्ज तो इसमें सब में सेम है, तो सबसे बड़ा जिसका साइज़ होगा ऑब्वियसली उसी की जो है पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो साइज़ सबसे बड़ा किसका है इसमें, तो सबसे बड़ा इसमें मरकरी का ही होगा। तो Hg यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, कितना चार्ज होता है इंटू कितना उसका आकार होता है, तो इससे डिसाइड होती है आपकी पोलराइजेशन पावर। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर डाइपोल मोमेंट इंडिकेट्स, अगर डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो पहला है ग्रेटर कोवेलेंट नेचर, सेकंड है लेसर पोलैरिटी, सी है आपका स्मॉलर आयनिक नेचर एंड ग्रेटर आयनिक करेक्टर। तो सबसे ज़्यादा अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो इसका मतलब मोर क्या है, आपका आयनिक करेक्टर उसके अंदर है, तभी तो डाइपोल मोमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, amongst the B2H6 AlCl3 XeF2 and NiCO4 the electron pair deficient pair is। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पेयर का एक तो मैंने आपको बता ही रखा है कि B2H6 है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है आपका बोरोन के अंदर। दूसरा होता है AlCl3, तो B होगा। ठीक है, AlCl3 को देखो, Al और ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, है ना। अगर हम इसको देख लें तो आपके पास जो ये सेंट्रल मेटल है इसका तो ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम 3 ही वैलेंसी जो है वो 100 की है। तो फ्रेंड्स ये इसीलिए डाइमर की फॉर्म में हमेशा रहना चाहता है, कुछ इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है ना, Al और ये जो Cl है वो Cl इस प्रकार से रहेगा, यहाँ से एक Cl बीच में जुड़ा रहेगा और यहाँ से भी एक Cl रहेगा इस प्रकार से, बाकी 2 इधर इधर से। ये हमेशा किस में, एक डाइमर की फॉर्म में रहना प्रेफर करता है AlCl3। ठीक है, क्योंकि बीच वाला जो एटम है उसके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
बाकी इससे आगे के जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अभी हमने बी एस एपीआर और बैलेंस बाउंड थ्योरी वगैरह के क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।